नमस्कार, देवभूमि देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ऋषिकेश में सीएम की जन आशीर्वाद यात्रा, सीएम की जन आशीर्वाद रैली में जन सैलाब उमड़ा है। स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल भी सीएम धामी के साथ मौजूद हैं। श्यामपुर से व्यापार सभा तक है जन आशीर्वाद रैली में शामिल। तो जन आशीर्वाद जो यात्रा है उसका एक बहुत बड़ा मकसद है, उसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए जनता के आशीर्वाद को लेने की कोशिश है और साथ ही जनता तक सरकार की उन योजनाओं को पहुंचाने की कोशिश जिनके बारे में उन्हें पता ही नहीं। तो ऋषिकेश में जन आशीर्वाद यात्रा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जन आशीर्वाद रैली में भीड़ उमड़ा है। तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं और साथ ही यहां पर तमाम नेता भी मौजूद हैं। तो ऋषिकेश में सीएम की जन आशीर्वाद यात्रा की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि आखिर कैसे जो सीएम है वो जन आशीर्वाद यात्रा में पहुंचे हैं और यहां पर वो लोगों का अभिवादन स्वीकार करते नजर आ रहे हैं। भारी भरकम भीड़ है यहां लोगों की जो उनके स्वागत में मौजूद हैं और साथ ही यहां पर आप आधी आबादी को भी देख सकते हैं कि वो भी कैसे इस जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हैं। संजय शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त वहां पर मौजूद हैं जहां पर जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। संजय शर्मा, आप वहां पर मौजूद हैं। जन आशीर्वाद यात्रा में बहुत ज्यादा भीड़ है और साथ ही एक बहुत बड़ा मकसद भी है इस जन आशीर्वाद यात्रा का। सबसे पहले मकसद बताएं, उद्देश्य बताएं जन आशीर्वाद यात्रा के पीछे। जी हाँ, यहाँ पर बहुत ज्यादा जब तक मुख्यमंत्री रहे लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और जिस जिस क्षेत्र से गुजर रहे हैं वहाँ पर लाखों लोग खड़े हैं, जो हजारों की संख्या में लोग यहाँ खड़े हैं, जो पुष्प मालाएं लेके और पुष्प वर्षा कर रहे हैं उनके ऊपर, क्योंकि जो नए मुख्यमंत्री है उनके बारे में लोगों की राय कुछ अलग है और इनको बहुत पसंद भी किया जा रहा है। और इनके साथ जो यहाँ क्षेत्र के विधायक है और जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष है प्रेमचंद अग्रवाल साथ में है और मदन कौशिक जी साथ में, तो इन लोगों को जो टीम है उसको यहाँ के लोग काफी पसंद करते हैं और इस पूरे क्षेत्र में लगातार उनको जिस तरह से गुजर रहे हैं वहाँ पर बहुत लोग खड़े हैं और बहुत ज्यादा भीड़ है और ट्रैफिक भी डाइवर्ट करा हुआ है और इस क्षेत्र से उनको अच्छा खासा बहुमत मिलेगा और काफी लोग पसंद भी करते हैं इसको। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए और तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए। कांग्रेस की 3 दिवसीय परिवर्तन यात्रा का दूसरा चरण आज धर्मनगरी हरिद्वार से शुरू हो गया है। हरिद्वार शहर में सुबह 10 बजे दूधाधारी चौक से परिवर्तन यात्रा का आगाज हुआ है। इससे पहले हर की पौड़ी पहुंचकर गंगा पूजन और दुग्धाभिषेक करने के बाद कांग्रेस का काफिला ज्वालापुर के लिए रवाना हुआ है। इस परिवर्तन यात्रा में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह समेत कई नेता शामिल हैं। बता दें कि शुरुआत में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी यात्रा में शामिल थे, लेकिन एकाएक पंजाब में उठे संकट के कारण उनको तुरंत पंजाब भेजा गया है। हालांकि हरीश रावत की बेटी अनुपमा यात्रा में मौजूद रहीं। तो कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का आज दूसरा चरण है और इसके लिए एक टीम भी तगड़ी तैयार की गई है। गंगा पूजन के बाद यात्रा की शुरुआत हुई, जिसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। हरिद्वार में कैसे परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की गई, कौन कौन इसमें शामिल था। एक भारी भरकम भीड़ यहाँ पर लोगों की नजर आई कांग्रेस के परिवर्तन यात्रा में भी। देखिए, भ्रष्टाचार में जो सरकार डूबी हुई है, 3-3, 2-2 मुख्यमंत्री बदल दिए, उसके लिए परिवर्तन यात्रा हमारे बड़े लीडर माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में, माननीय गणेश गोदियाल जी के नेतृत्व में, माननीय प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में और माननीय हमारे जो प्रभारी श्री देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में ये जन सैलाब यात्रा, ये भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने की यात्रा है। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड बनाना है, कांग्रेस को लाना है। ये आप देख सकते हैं उत्साह जवान कार्यकर्ताओं का। कल भी हमने भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आने वाले 500 नौजवानों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाने का काम किया। तो परिवर्तन यात्रा में कांग्रेस के दिग्गज शामिल हैं। हरिद्वार में ये सब मौजूद थे। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का आज दूसरा चरण है
और हरिद्वार से गंगा स्नान के बाद इसकी शुरुआत की गई, गंगा पूजन के बाद यात्रा की शुरुआत की गई। खबर देहरादून से, जहां आज से ही चारधाम यात्रा का आगाज है। सरकार ने चारधाम यात्रा की एसओपी जारी की है। कोरोना गाइडलाइन के साथ यात्रा का संचालन होगा। मंदिर परिसर में प्रसाद चढ़ाने और तिलक लगाने पर प्रतिबंध है। यात्रा के दौरान आपको बता दें कि शर्तों के हिसाब से ही जाने की अनुमति है। तप्त कुंडों में स्नान पर भी प्रतिबंध है। यात्रा के दौरान गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं है। मंदिर परिसर में दिन में 3 बार सैनिटाइजेशन का काम होगा। चार धाम में कपाट खुलने के लगभग 4 महीने के बाद आज से चारधाम यात्रा शुरू है। शुक्रवार को सरकार ने चारधाम यात्रा की एसओपी जारी कर दी। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को पंजीकरण करने के बाद ई पास जारी किए जा रहे हैं, जिसके बाद ही चार धामों में दर्शन की अनुमति मिलेगी। राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को स्मार्ट सिटी पोर्टल पर भी अनिवार्य रूप से पंजीकरण करना होगा। यात्रा शुरू हो गई है, उसके जो एसओपी है उसका अनुपालन होगा। आज हमारी वेबसाइट खुल गई है। वेबसाइट खुलने के बाद जो हमारी बद्रीनाथ-केदारनाथ.government.in ये हमारी वेबसाइट है, इस पे लोग पंजीकरण कराएं और यात्रा का आनंद लें। चलिए ग्राफिक्स के जरिए अब आपको बताते हैं चारधाम यात्रा को लेकर क्या कुछ फैसला लिया गया है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद आज से शुरू हो रही है चारधाम यात्रा। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा के लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं। स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज के 15 दिन बाद यात्रा की अनुमति मिलेगी। मंदिर परिसर में प्रसाद चढ़ाने और तिलक लगाने पर प्रतिबंध है। मूर्तियों और घंटियों को छूने, कुंडों में स्नान पर प्रतिबंध है। केदारनाथ में एक समय में 6 यात्री ही सभा मंडप से कर सकेंगे दर्शन। मंदिर के गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं है। मंदिर परिसर में दिन में 3 बार सैनिटाइजेशन का काम भी किया जाएगा। अब आपको बताएंगे कि आखिर क्या कुछ और गाइडलाइंस जारी किया गया है, जैसे कहां कितने यात्रियों को इजाजत दी गई है जाने की, ये भी आपको बताते हैं। तो कहां कितने यात्री जा पाएंगे, कितने की संख्या में जा पाएंगे, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। यमुनोत्री में 400, गंगोत्री में 600, केदारनाथ में 800 और बद्रीनाथ में 1000। तो ये 4 जगह हैं और चारधाम यात्रा में कौन कहां कितने की संख्या में जा सकता है ये बताया गया है। यमुनोत्री में सिर्फ 400 लोग ही जा पाएंगे, गंगोत्री में 600 और केदारनाथ में 800 और बद्रीनाथ में 1000। तो चारधाम यात्रा की अनुमति दे दी गई है एक लंबे रोक के बाद, लेकिन शर्तों के साथ ही इसकी अनुमति दी गई है। शर्त रखे गए हैं और शर्त में यह बाकायदा बोला गया है कि अगर आप चारधाम यात्रा के लिए जा रहे हैं तो आपके पास कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य है। चारधाम यात्रा के साथ हेमकुंड साहिब के लिए भी यात्रा शुरू है। ये हेमकुंड साहिब के आज कपाट खुल गए हैं। यात्रा के लिए ऋषिकेश गुरुद्वारा में पंजीकरण कराना होगा जरूरी। आज से हेमकुंड साहिब के लिए यात्रा शुरू होगी। तो हेमकुंड साहिब के आज कपाट खुल गए हैं। यात्रा के लिए ऋषिकेश गुरुद्वारा में पंजीकरण कराना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। आज से हेमकुंड साहिब के लिए यात्रा शुरू हो जाएगी। चारधाम यात्रा के साथ हेमकुंड साहिब के लिए भी यात्रा शुरू। खबर देहरादून से, जहां सतपाल महाराज ने की न्यूज 1 इंडिया से खास बात। उत्तराखंड के पर्यटन एवं धर्मस्व मंत्री हैं महाराज। आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। हाईकोर्ट की शर्तों के अनुसार यात्रा चलेगी। एसओपी से संचालित होगा चारधाम यात्रा, ये सतपाल महाराज ने कहा है। स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। और क्या कुछ कहा सतपाल महाराज ने, आपको सुनाते हैं।
प्रदेश में 4 महीने बाद आखिरकार 4 धाम यात्रा शुरू हो चुकी है और आज से चारों धामों में जो यात्री हैं वो कहीं ना कहीं जा सकते हैं। पूरे मामले पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी हमारे साथ हैं। सर, आखिरकार 4 धाम यात्रा शुरू हो चुकी है 4 महीने बाद, किस तरह की तैयारियां हैं पूरी तरह सरकार की? इसमें हमारी पूरी तैयारियां हैं और कल जो है एसओपी डिक्लेयर हो गया है और लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं, उसका पालन करेंगे। डबल वैक्सीनेशन इसमें बड़ा कंपलसरी है, मास्क लगाना, सैनिटाइजेशन करना, सोशल डिस्टेंस करना। तो जो भी कोर्ट के, क्योंकि ये सशर्त ये यात्रा को अनुमति मिली है, तो जो हाई कोर्ट की शर्तें हैं उनका पालन किया जाएगा। हमने एसओपी जारी कर दी है, लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे। आज 18 तारीख से यात्रा शुरू हो गई। सर, वैक्सीनेशन को लेकर क्या रहेगा, चूंकि लगातार जिस तरह से एसओपी में कहा गया है कि भाई जो डबल डोज लगे हुआ है, तो उसके लिए क्या टेस्टिंग को लेकर हम चेक पोस्टों पर हमारी तैयारी? डबल डोज का सर्टिफिकेट वो देंगे और इसमें टेस्टिंग भी होगी, और डबल डोज का जो है वो प्रमाण पत्र देना होगा। और इसी प्रकार से हवाई जहाज़ में भी यात्रा चल रही है, वो भी डबल डोज की यात्रा है। डबल डोज आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो आपको अनुमति दी जाती है। यात्रियों की संख्या की अगर बात करें तो मानक क्या रखे गए हैं, चूंकि लगातार भीड़ ना हो? जैसा मुझे मालूम है कि 400 जो है प्रतिदिन 400 यात्री जाएंगे यमुनोत्री में, उसके बाद 600 यात्री जाएंगे आपके गंगोत्री में, 1000 के करीब जाएंगे आपके इसमें ये हमारे केदारनाथ में हैं, और 1200 के करीब हमारे बद्रीनाथ के यात्री हैं। तो रेगुलेटेड यात्रा रहेगी। सर, हेमकुंड साहिब के भी कपाट आज खोल दिए गए हैं, उसमें क्या कुछ रखा गया तैयारियां? उसमें भी यही फॉलो किया जाएगा, क्योंकि यात्रा जो है ये जो हमारी एसओपी है, गाइडलाइंस हैं, उसी को फॉलो करते हुए हेमकुंड साहब की यात्रा भी शुरू हो गई। सर, हम पर्यटन को लेकर किस तरह का कदम उठा रहे हैं, चूंकि 4 धाम तो खैर खोल दिए गए, लेकिन क्या और अपॉर्चुनिटी आप देखते हैं, चूंकि ये पर्यटन के इसमें लिहाज बहुत से? अपॉर्चुनिटी है। हमारे होम स्टे खुले हुए हैं, 3400 होम स्टे हमारे रजिस्टर्ड हो चुके हैं। और अभी मैंने अजय भट्ट जी को एक पत्र लिखा है। हमारे यहाँ काशीपुर के नज़दीक एक गविशाण है, तो गविशाण के टीले का एक्सकवेशन हम करवाने जा रहे हैं। तो मैंने उनसे लिखा है, क्योंकि यहाँ पर जो चीनी यात्री हुमसेंग था, फायान था, वो दोनों इस जगह पर आए, और उन्होंने ये उल्लेख किया है कि यहाँ महात्मा बुद्ध के नाखून और बाल जो हैं यहाँ पर एक स्तूप के अंदर रखे हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि उनको प्राप्त करें। इससे क्या होगा कि हमारा उत्तराखंड एक बुद्धिस्ट सेंटर बन जाएगा, और जैसे लोग सारनाथ जाते हैं, कपिलवस्तु जाते हैं, इसी प्रकार से उत्तराखंड में भी आएंगे। सर, 13 डेस्टिनेशन आपकी प्राथमिकता रही है, उस पर कितना अभी तक काम हुआ है, या कब तक वो पूरे धरातल पर सक्रिय रूप में? वो सतत काम होता रहता है, और हमारी जो डेस्टिनेशन हैं उनको हम डेवलप कर रहे हैं, और भी डेस्टिनेशन को डेवलप कर रहे हैं। इसीलिए हमने कहा कि जो यहाँ पर आते हैं, यात्रा में आएंगे, 4 धाम यात्रा में आएंगे, वो औली भी जा सकते हैं, वो आपके चोपता भी जा सकते हैं, वो और भी स्थानों में जा सकते हैं। बहुत से हमारे भव्य स्थान हैं, और शीतकालीन टूरिज़्म को भी हम बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि यमुनोत्री जो है, यमुना माई जी खरसाली आ जाती हैं, गंगा माई जी इस समय बाद 600 यात्री जाएंगे आपके गंगोत्री में, 1000 के करीब जाएंगे आपके इसमें ये हमारे केदारनाथ में हैं, और 1200 के करीब हमारे बद्रीनाथ के यात्री हैं। तो रेगुलेटेड यात्रा रहेगी। सर, हेमकुंड साहिब के भी कपाट आज खोल दिए गए हैं, उसमें क्या कुछ रखा गया तैयारियां? उसमें भी यही फॉलो किया जाएगा, क्योंकि यात्रा जो है ये जो हमारी एसओपी है, गाइडलाइंस हैं, उसी को फॉलो करते हुए हेमकुंड साहब की यात्रा भी शुरू हो गई। सर, हम पर्यटन को लेकर किस तरह का कदम उठा रहे हैं, चूंकि 4 धाम तो खैर खोल दिए गए, लेकिन क्या और अपॉर्चुनिटी आप देखते हैं, चूंकि ये पर्यटन के इसमें लिहाज बहुत से? अपॉर्चुनिटी है। हमारे होम स्टे खुले हुए हैं, 3400 होम स्टे हमारे रजिस्टर्ड हो चुके हैं। और अभी मैंने अजय भट्ट जी को एक पत्र लिखा है। हमारे यहाँ काशीपुर के नज़दीक एक गविशाण है, तो गविशाण के टीले का एक्सकवेशन हम करवाने जा रहे हैं। तो मैंने उनसे लिखा है, क्योंकि यहाँ पर जो चीनी यात्री हुमसेंग था, फायान था, वो दोनों इस जगह पर आए, और उन्होंने ये उल्लेख किया है कि यहाँ महात्मा बुद्ध के नाखून और बाल जो हैं यहाँ पर एक स्तूप के अंदर रखे हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि उनको प्राप्त करें। इससे क्या होगा कि हमारा उत्तराखंड एक बुद्धिस्ट सेंटर बन जाएगा, और जैसे लोग सारनाथ जाते हैं, कपिलवस्तु जाते हैं, इसी प्रकार से उत्तराखंड में भी आएंगे। सर, 13 डेस्टिनेशन आपकी प्राथमिकता रही है, उस पर कितना अभी तक काम हुआ है, या कब तक वो पूरे धरातल पर सक्रिय रूप में? वो सतत काम होता रहता है, और हमारी जो डेस्टिनेशन हैं उनको हम डेवलप कर रहे हैं, और भी डेस्टिनेशन को डेवलप कर रहे हैं। इसीलिए हमने कहा कि जो यहाँ पर आते हैं, यात्रा में आएंगे, 4 धाम यात्रा में आएंगे, वो औली भी जा सकते हैं, वो आपके चोपता भी जा सकते हैं, वो और भी स्थानों में जा सकते हैं। बहुत से हमारे भव्य स्थान हैं, और शीतकालीन टूरिज़्म को भी हम बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि यमुनोत्री जो है, यमुना माई जी खरसाली आ जाती हैं, गंगा माई जी इस समय मुखबा आ जाती हैं, और भगवान केदारनाथ उखी मठ आ जाते हैं। भगवान बद्री विशाल जी है, उनकी चल मूर्ति जो है वो आपके पांडुकेश्वर आ जाती है, और आपके जोशी मठ आ जाती है, तो वहाँ भी लोग दर्शन कर पाएंगे। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि 4 धामों की यात्रा तो खुल गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कोविड नियमावली है उसका पालन जरूर करना है। कैमरामैन राजन बडोला के साथ में संदीप नेगी, न्यूज़ ऑन इंडिया, देहरादून।
तो सुना आपने सतपाल महाराज का क्या कुछ कहना था चार धाम यात्रा को लेकर। और आज से ही चार धाम यात्रा का आगाज हो रहा है। कोर्ट की तरफ से कह दिया गया कि चार धाम यात्रा की तो अनुमति है लेकिन शर्तों के साथ है। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या कुछ जानकारी मिल रही है सुदीप? जिस तरीके से माफ कीजिएगा, देहरादून से हमारे संवाददाता सुदीप जैन, विशेष संवाददाता हमारे जुड़ गए हैं। सुदीप, चार धाम यात्रा की तो अनुमति दे दी गई है लेकिन शर्तों के साथ दी गई है, तो उसको लेकर क्या तैयारियां शुरू हो गई? जी देखिए, बिल्कुल तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कल डीआईजी गढ़वाल रेंज ने सभी कप्तानों को आदेशित कर दिया था कि पुलिस बैरियर बनाकर चेकिंग के साथ ये सुनिश्चित किया जाए कि जिस धाम में जितनी लिमिटेशन है उससे अधिक कोई ना पहुंचने पाए। और जिन स्थानों पर यदि लोग कम आते हैं और संख्या अधिक थी तो वहाँ डीएम कप्तान अपने स्तर से पास जारी करके लोगों को दर्शन करा सकते हैं। सुबह ही ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की नियमावली जारी हो गई है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में ऐसे टैक्सी वाहन, मैक्सी वाहन जो पहाड़ जाएंगे उनको ग्रीन कार्ड बनाने के लिए किन नियमों का पालन करना है, इसकी नियमावली भी जारी हो गई है। चार धाम यात्रा को लेकर फोकस इस बात पर भी है कि कोविड का संक्रमण काल चल रहा है, इससे लोग बचें, इसमें न फंसे। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात की सरकार की निगाह हाईकोर्ट पर है कि कैसे भी नियम न टूटे ताकि हाईकोर्ट से कोई सख्ती होने पाए। लिहाजा ये भी प्रयास जा रहा है कि नियमों के पालन से ही चार धाम यात्रा का संचालन हो, जो कि पर्यटन के लिहाज से और राज्य की आर्थिकी के लिहाज से यानी इकोनॉमिक के हिसाब से भी बहुत जरूरी है। लेकिन इन सबके बीच चार धाम यात्रा को लेकर, क्योंकि लंबे समय से श्रद्धालु भी इंतजार कर रहे थे कि कब जाएं और क्या करें, लेकिन इतने सारे प्रतिबंध हैं क्योंकि कोविड ना फैले, बस इसीलिए बहुत सारे शर्त रखे गए हैं। तो क्या लगता है कि लोग आएंगे, जाएंगे और फिर ये रिस्क उठाने को रेडी रहेंगे? देखिए, डीआईजी गढ़वाल अभी मीडिया से बातचीत कर रही हैं अंदर। उनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि कोविड प्रोटोकॉल का कतई भी उल्लंघन नहीं होगा। भले कोई यात्री दर्शन न कर पाए लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं होगा और हाईकोर्ट के जो डायरेक्शंस हैं उनका पालन किया जाएगा। ज्यादातर स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी चेक की जाएगी और कुछ स्थानों पर सीसीटीवी फुटेज नहीं लगाए भी जा सकते हैं, सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए भी जा सकते हैं। ये भी तैयारी की जा रही है। बड़े अफसर चार धाम यात्रा मार्ग पर निकल रहे हैं और कप्तानों को आदेश दिया गया है कि अब जिलों में बेवजह किसी को छुट्टी न मिले और कोई बहुत आवश्यक स्थिति पे ही किसी पुलिसकर्मी अधिकारी को छुट्टी दी जाए ताकि चार धाम यात्रा का जो संचालन की व्यवस्था है वो पूरी फुल प्रूफ तरीके से हो सके। चलिए, बहुत शुक्रिया सुदीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो खबर रुड़की से है, जहां बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल के विवादित बोल नगर पंचायत झबरेड़ा के अधिकारियों को धमकाया है। नगर पंचायत में मुर्दा दफनाने की धमकी दी है। पानी की निकासी नहीं होने पर भड़के कर्णवाल। सोशल मीडिया पर अब वीडियो वायरल हो रहा है। तो नगर पंचायत में मुर्दा दफनाने की धमकी दे दी है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। पानी की निकासी नहीं होने पर भड़क गए कर्णवाल। वहीं से दफनवा दूंगा, वहीं पे मुर्दा वहीं दफनाया जाएगा तुम्हारे नगर पंचायत के कार्यालय में। समझ रहे हो? यहाँ नहीं आने का, वहीं दफनावांगे। हाँ जी, अगर या तो इसको बनवाइए आप या तो इसको करवाइए, नहीं मुर्दे को वहीं दफनावांगे हम। पब्लिक के आगे नहीं खड़े सर। पहले इसकी क्या हालत थी और खुदाई के बाद क्या हालत थी? पहले पानी पानी नहीं आ रहा सड़क में, पानी आ रहा। तो उत्तराखंड सरकार 35,000 से भी ज्यादा आंगनबाड़ी वर्कर का मानदेय बढ़ाने जा रही है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के मुताबिक इसके लिए विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार कर इसे मंजूरी के लिए वित्त विभाग को भेजा गया है। वित्त की मंजूरी के बाद प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा। इससे आंगनबाड़ी वर्कर के मानदेय में एक से 2,000 रुपए का इजाफा होगा। इसके अलावा 1 महीने के भीतर सभी आंगनबाड़ी वर्कर को पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। आज प्रदेश भर की जो अपनी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के संगठन हैं, जो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, उनके अध्यक्षों और उनके पदाधिकारियों के साथ में आज वार्ता हुई है और उस वार्ता में उनके द्वारा विभिन्न मांगे जो समय दर समय के साथ में वो मांगती रही हैं, उन विषयों को लेकर चर्चा की है। एक विषय था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की जो बेटियाँ हैं उनको नंदा गौरव योजना से जोड़ा जाए। चूँकि उसमें हमने आय का मानक 72,000 रुपये साल का रखा हुआ था, यानी कि 6,000 रुपये प्रति माह आय होना चाहिए, जबकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती जो है वो 7,500 की उसकी प्रतिमाह के मानदेय है, जो कि उस क्राइटेरिया में। तो देहरादून मसूरी मार्ग पर मसूरी झील के समीप एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। कार में चालक सहित 5 लोग सवार थे।
हादसे में एक व्यक्ति और एक बच्चे को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि अन्य 3 लोग मामूली रूप से घायल हैं। ये हादसा तब हुआ जब यहां लोग मसूरी की ओर आ रहे थे, तो वहीं स्थानीय लोगों ने कार दुर्घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने घायलों को 108 की मदद से दून अस्पताल भिजवाया। उत्तरकाशी में चिनिया रिसोर्ट सुयांसू मोटर मार्ग पर सुयांसू पुल के पास एक कार अनियंत्रित होकर टिहरी झील में समा गई। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी राजस्व विभाग को दी। सूचना मिलते ही घटना स्थल पर पहुंची राजस्व विभाग, एसडीआरएफ और उत्तरकाशी पुलिस टीम ने सर्च अभियान चलाया, जिसमें 2 शव बरामद हो गए हैं। कार में 3 लोग सवार थे, एक की तलाश जारी है। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी एमपीजी कॉलेज का निरीक्षण कर कॉलेज की समस्याओं को जाना है। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुनील पवार ने बताया कि कॉलेज में कई महत्वपूर्ण विषयों की कमी है, जिस कारण छात्र छात्राओं को देहरादून और दूसरी जगह पढ़ने के लिए जाना पड़ रहा है, जिससे छात्रों को भारी परेशानी हो रही है। तो वहीं कॉलेज में खेलकूद के लिए जगह उपलब्ध नहीं है। ऐसे में कॉलेज में इंडोर स्टेडियम बनाने की मांग की गई है। तो वहीं कॉलेज में 12 शिक्षकों के पद रिक्त हैं, जिनको नियुक्त की मांग भी प्राचार्य ने की है। मंत्री गणेश जोशी ने जल्द कॉलेज की समस्याओं को दूर करने की बात कही है। कॉलेज के लोगों को आश्वस्त किया है कि मुझे आप यहाँ पर व्यावसायिक कोर्स होने चाहिए। मैंने प्रिंसिपल से कहा कि आप मुझे लिख के दीजिएगा। दूसरा, उन्होंने एक डिमांड की है कि यहाँ पर पिछली बार हमने 80 लाख रुपए दिया था और उन्होंने कहा कि साहब हमें और पैसा दीजिएगा कि ताकि हम इसमें लिंटर डाल सकें। तो मैंने कहा आप लिख के दीजिएगा, हम बात करेंगे और जो संभव होगा इस कॉलेज के उत्थान के लिए, संवर्धन के लिए वो किया जाए। देखिए, अब वो अपना काम कर रहे हैं। अगर आपको ध्यान होगा, जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो सारे दल एक हो गए थे मोदी के खिलाफ। तो राजधानी देहरादून में डायरिया के मामलों में बढ़ोतरी न हो, जिसे लेकर देहरादून के सीएमओ डॉक्टर मनोज उप्रेती ने सभी अधिकारियों और सरकारी अस्पताल, गैर सरकारी अस्पतालों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि देहरादून में इंदिरा नगर में डायरिया के मामले सामने आए थे, जिसे सीएमओ ने कहा कि गंदा पानी मिलने के कारण डायरिया के मामले सामने आए हैं, लेकिन अब स्थिति में सुधार है। की बात करें तो सिर्फ जो है देहरादून में ये इंदिरा नगर जो हमारी एक इलाका है, वहाँ से कुछ दिन एक हफ्ता पहले जो है वहाँ पर डायरिया और इस तरह से उल्टी वगैरह दस्त का ये आए थे केसेस, जो है काफ़ी कंट्रोल में है। हम नए केसेस वहाँ पे नहीं आ रहे हैं। पानी की जो व्यवस्था थी चलने का, हमने वो भी दुरुस्त कर। डोईवाला के व्यस्ततम क्षेत्र भनियावाला में मुख्य मार्ग में खुदाई कर लोक निर्माण विभाग ने पिछले कई महीने से अधूरे कार्य छोड़ दिए हैं, जिस कारण स्थानीय लोगों के साथ ही मुख्य मार्ग पर आवागमन करने वाले यात्रियों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं रात के समय में इन अधूरे कार्यों के कारण कई लोग चोटिल भी हो चुके हैं, लेकिन लोक निर्माण विभाग अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं कर पा रहा है। और चलिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।